गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार आ जाओ, ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन कर लिया है तो बताओ। रिचा, किरण, पूजा, सौरभ, नेहा, गायत्री, नैन्सी। देखो ये शीट मिली होगी एक, नोट्स वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो इसीलिए मैं 2 मिनट और लेट आई हूँ कि एक बार आप ये नोट्स की शीट चेक कर लो। नोट्स वाले सेक्शन में ये शीट मिली होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रैक्टिस सेशन की, तो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रैक्टिस शीट है ये, जिसमें कुछ 70 के अराउंड क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व करेंगे और आज जितने मैं कराऊंगी उतने तो हम करेंगे। मिल गई है, चलिए बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, सभी को मिल गई है, सोनाली को भी मिल गई है, सोनम को भी मिल गई है ना। बहुत बढ़िया ऋतु, सही है। क्लास चलाएंगे यार यूट्यूब पे। अभी 1-2 दिन से मैं भी थोड़ी सी दिमागी रूप से भी व्यस्त हूँ, वैसे भी थोड़ा सा टेकिंग टाइम। तो यही नोट्स के सेक्शन में मिल जाएगी। चलो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस हम जितने भी इस सेशन में हो पाएंगे बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, जिसमें कंप्लीट बहुत सारे टॉपिक आए हैं, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हो, तो इसमें कई क्वेश्चन हैं। देखो कई बार क्या होता है, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में मिलते हैं, तो वो चीजें कई बार हम क्वेश्चन से डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो नोट्स वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लो ये शीट। नोट्स वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लो। कल क्लास हुई थी, बस लेट हुई थी, तो रिकॉर्डेड मिल गया होगा कल का सेशन आपको। देखो क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट इज कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस। यानी द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, यानी आक्रामकता या विद्रोह की जो भावना है वो किस एज में उत्पन्न होती है, किस एज में आती है फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, बताइए। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट कब आता है? विद्रोह की भावना, बच्चा चाहता है हर चीज, हर एक व्यवस्था या जो भी उसको ठीक नहीं लगता उसके प्रति रिवोल्ट करे, विद्रोह करे, सामंजस्य की जगह। तो हम कहेंगे इसको अर्ली एडोलेसेंस। ये सारी स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, अगर आपने चैप्टर्स ध्यान से समझे होंगे तो। पूर्व किशोरावस्था, अर्ली एडोलेसेंस, इसको 10 से 16, 14 ऐसे भी कह देते हैं लोग, ठीक। 10 से 16 तक भी मान लेते हैं इसको। और प्यूबर्टी भी इसी के आसपास की एज है। अच्छा, एक और चीज जो नोट्स वाली बात है, जितनी भी पीडीएफ है इस चैप्टर की, या जितनी भी एक जो एक्स्ट्रा आपको कंसाइज नोट्स मिलेंगे छोटे फॉर्म में, वो दोनों ही इस चैप्टर के आपको कल मिल जाएंगे। क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो नोट्स एक बार मुझे गो थ्रू दोबारा से करना है, कहीं कुछ अगर ट्रांसलेशन में दिक्कत हुई है तो वो देखना है, ठीक है। तो इसके नोट्स भी कल मिल जाएंगे, शीट तो आपको मिली गई होगी, ठीक बात। तो अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस में तो फिर 16 से 18 तक जाते जाते व्यक्ति का क्या है, क्या कहेंगे, थोड़ा ठहराव मान के चलेंगे, ठीक। तो अर्ली एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, बिल्कुल ऐसी वाली एज जो टीनेज जहां शुरू होती है वहां बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं, इस कारण समस्या हो सकती है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कल भी मैंने ये आपको कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में समझाया होगा। इन अ नॉर्मल जायगॉट, जो जायगॉट है, फर्टिलाइज्ड एग को हम जायगॉट कहते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर इज, जो क्रोमोसोम्स का पेयर है उसका नंबर बताइए एक बार। 23 ऑब्वियस है। अगर टोटल पूछ लेता, पेयर ना पूछता, देखो पेयर यानी जोड़े पूछेगा तो 23 जोड़े, जिसमें से 22 क्या है, ऑटोजोम्स कहलाते हैं। 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम या फिर हेट्रोजोम कहलाएगा, ठीक है बात। अगर टोटल क्रोमोसोम पूछ ले इसमें तो टोटल होंगे 46, ये बात बेसिक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास का कौन सा एक प्राथमिक नियम है या लॉ है, या अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो कह सकते हैं कौन सी एक बात, कौन सा एक नियम शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो ये आप अपनी कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि शारीरिक विकास से कौन सा एक जुड़ा हुआ है। फटाफट से बताओ, देख के जल्दी बताओ, आंसर कीजिए, आंसर फटाफट से बताइए। आप यहां भी मेरा कमेंट नहीं लेती, कोई कह रहा है, यहां भी बहुत सारे लर्नर्स हैं, कभी ना कभी मौका जरूर आ जाएगा लेकिन सबका कमेंट लेने का यहाँ, क्योंकि हर दिन सभी लोग लाइव नहीं होते, किसी दिन कोई छुट्टी मारता है तो आपका नंबर दिखेगा। देखो
लॉ ऑफ रेगुलर डेवलपमेंट, इरेगुलर नहीं यार, इरेगुलर डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट तो सीक्वेंशियल और ऑर्डरली वे में होता है, रेट का अंतर होता है बस। लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ यानी तेजी से वृद्धि, बिल्कुल इन्फेंसी में भी, अर्ली चाइल्डहुड में भी, इवन एडोलेसेंस में भी बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, अगर पता ना हो तो। ठीक है बात। तो लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ जो है उसको हम कह सकते हैं एक जुड़ी हुई बात है शारीरिक विकास से, कि रैपिडली होता है कुछ स्टेजेस में, ठीक, इरेगुलर नहीं होता। वृद्धि एक बार को इरेगुलर हो सकती है, इसका एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। ठीक, लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, उसका शारीरिक से क्या मतलब है? लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, नहीं, बात हो रही है शारीरिक विकास से कौन जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा क्लोजली, उसका नियम के रूप में जो काम कर जाए, उसके लॉ के रूप में जो काम कर जाए, तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ ही वो काम कर सकता है। इतनी बात सभी को क्लियर है मेरे ख्याल में? कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो बताओ। ये शीट का या तो प्रिंट आउट ले लेना या दूसरे डिवाइस में खोल के बैठ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थियोरी ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी एक थियोरी नहीं है डेवलपमेंट की? बताइए, विकास की कौन सी एक थियोरी नहीं है? आंसर कीजिए। पहला है थियोरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स, दूसरा है आपका थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, फिर है थियोरी ऑफ इंटर रिलेशन या थियोरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसका देखो, इनको ना थियोरीज को, लॉज को, इनको ऐसे एज इट इज मत समझा करो, इनको समझा करो कि इसका मतलब यह है कि इससे जुड़ी हुई बात। ठीक, थियोरी का मतलब है सिद्धांतों से जुड़ी हुई बात विकास के। अब आपने सिद्धांत पढ़े हैं, प्रिंसिपल पढ़े हैं, तुरंत समझ जाओगे। बताओ, एक बार कोशिश करके देखो, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। थियोरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, क्या होगा? नॉट पूछा है। देखो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, ये आपको पता है, ये प्रिंसिपल पढ़ा है आपने कॉन्टिन्यूटी का, इंटर रिलेशन का, अंतः संबंध, परस्पर संबंध का आपने प्रिंसिपल पढ़ा है। यूनिफॉर्म पैटर्न यानी समान प्रतिमान का भी आपने प्रिंसिपल को समझा है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये आपने नहीं पढ़ा। कंडीशनड रिफ्लेक्स जो है वो लर्निंग की थियोरी है, जब लर्निंग का चैप्टर आएगा, कंडीशनिंग की बात करेंगे, तब इसकी बात होगी। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। डेवलप, क्योंकि नॉट लिखा था क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में नॉट लिखा होगा तो आपको 4 बार ध्यान से आंसर करना है, ये जो नॉट लिखा हुआ है। देखो, डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, यानी जो डेवलपमेंट है उसका जो रिजल्ट है वो उसमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स, नई क्षमताएं, नई विशेषताएं जन्म लेती हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया है, ये पूछा है हमसे, फटाफट से बताओ भाई इसमें क्या है। ये आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग पे या कुछ चीजें याद, जैसे मैंने कुछ तो आपको परिभाषाएं भी कराई थी, उनमें से कुछ याद रखने जैसी चीज हो गई। एक बार ट्राई करो इसका आंसर देने का, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार ट्राई करो इसका आंसर दे पाओ, फिर जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। बताओ एक बार, ये नहीं पता? देखो पता करते हैं। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, जो डेवलपमेंट है उससे नई क्षमताएं और नई विशेषताएं जन्म लेती हैं, या डेवलपमेंट में विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के कारण, जैसे जैसे विकास होता है आपके अंदर नई नई विशेषताएं आती हैं और नई नई योग्यताएं डेवलप होती हैं, जैसे जैसे व्यक्ति डेवलप होता है। ऐसा हरलॉक कहती हैं, श्रीमती हरलॉक कहेंगे हम इनको, है ना। तो ये हरलॉक का कथन है। हरलॉक की डेवलपमेंट पे बहुत ही डिटेल्ड किताब भी आती है। अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था का जो पीरियड है वो कब से कब तक होता है? बताओ एक बार। दो आंसर करो। कीजिए आंसर, क्वालिटी बढ़ा लो जिनको साफ नहीं दिख रहा, वैसे भी अपनी शीट में भी देख सकते हो। अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम 2 to 8 ईयर्स, यहां आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बर्थ टू 5 तो इन्फेंसी कई जगह पर है। ठीक, ये बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड, ये याद रखना, ये 2 वर्ष के बाद ही शुरू होता है। 2 से पहले अर्ली चाइल्डहुड नहीं कहलाता, इन्फेंसी कहलाता है, शैशवावस्था कहलाता है। 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं हमें उससे। ठीक है बात। क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा, रूबी कह रही है यार, एक बार उसको चेक कर लो।
कनेक्शन अच्छा होना चाहिए इंटरनेट का, तभी ये ठीक चलती है ऐप। ठीक है बात यहाँ तक की, या कोई समस्या है इस बात को समझने में? किसी को भी कोई समस्या, कोई दर्द, कोई परेशानी हो तो बताओ। शीट जो है नोट्स के सेक्शन में जाकर के आप ओपन कर सकते हो। नोइंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर बिकॉज, यानी यदि आप क्या है, आपको सिद्धांतों के बारे में पता है एक शिक्षक के रूप में, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के रूप में के बारे में अगर पता हो एक टीचर को, देखो एक बार, अगर टीचर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पता है, या टीचर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पता होने से क्या महत्वपूर्ण होगा, या क्यों जरूरी है कि टीचर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता हो, तो हम क्या कह सकते हैं? पहला ऑप्शन है दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू सेग्रीगेट द चिल्ड्रन, यानी बच्चों को अलग थलग हमें कभी नहीं करना होता, ये तो हम सीटेट से ही समझते आ रहे हैं। बच्चों को तो आपको क्या करना है? इंक्लूजन करना है। द टीचर वुड बी एबल टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, यानी शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकता है। प्रभाव डालने के लिए पढ़ा रहे हैं या फिर हम बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं? तो बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है बात। दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये बात भी सही है। दिस वुड मेक चाइल्ड डेवलपमेंट अ पॉपुलर कोर्स, अरे ये तो नहीं है, मेन मुद्दा यही है, टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इसलिए पता होना चाहिए ताकि वो सही तरीकों का, सही लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बच्चे के सामने प्रस्तुत कर पाए, अच्छे अवसर दे पाए बच्चे को सीखने के, क्या मिल पाए? अच्छे अवसर मिल पाए बच्चे को सीखने का, एक बेहतर अवसर मिल पाए, वो सीख पाए प्रॉपर ढंग से, वो जरूरी है। समझ पा रहे हो बात को? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ। तो दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये जो नॉलेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये मदद करेगी टीचर को किस बात में? एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने में बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, जो एक बच्चे का विकास है वो किसका परिणाम है, ये पूछा है। जो बच्चे का विकास है वो किसका परिणाम है? उसकी अपब्रिंगिंग का, उसके कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, या फिर हेरिडिटी का, या सिर्फ एनवायरमेंट का? बताइए, बच्चे का जो विकास है वो किस चीज का परिणाम है, इसकी बात हो रही है। देखिए एक बार, हेरिडिटी का कैसे हो सकता है? कल ही हमने ये टॉपिक किया था, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी जो आनुवंशिकता और पर्यावरण है दोनों की अन्योन्य क्रिया है, दोनों की अंतः क्रिया है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चिल्ड्रन यानी बच्चे आर बॉर्न अनरूली एंड नीड टू बी सिविलाइज्ड, यानी वो बिल्कुल अनरूली होते हैं, उनका कोई ढंग नहीं है और उनको सिविलाइज्ड बनाने की जरूरत है। या फिर आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड मेंट टू बी वर्शिप्ड, यानी भगवान का एक ऐसा गिफ्ट है जिनकी पूजा की जानी चाहिए। या फिर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल, एक मिनट, जो बच्चे हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे किससे? सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट से। या फिर कम इनटू दिस वर्ल्ड विद अ ब्लैंक स्लेट, यानी खाली तख्ती के साथ आते हैं, कोरी स्लेट के साथ आते हैं। बताइए, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन है बच्चा। चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रो अप, मतलब जो बच्चे हैं जिस समाज और जिस संस्कृति में वो जन्म लेते हैं, रहते हैं, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में, जिन नॉर्म्स को, जिन वैल्यूज को, जिन रिचुअल्स को वो फॉलो करते हैं, उसका उन पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सिंपल बात है। एक और क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था, 1-2 साल पहले आया है शायद, कि चाइल्डहुड क्या है? तो चाइल्डहुड जो है एज के अकॉर्डिंग होने के अलावा एक ऐसा संप्रत्यय है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो
सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में डेवलप होता है। मतलब जिस समाज में या जिस आर्थिक स्थिति में बच्चा है उसके हिसाब से उसका चाइल्डहुड है। हमारे घर के बच्चे 8 साल तक भी खेल रहे हैं, वो बच्चे जिनके घर में वो सुविधाएं नहीं है, वो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं, वो 7-8 साल की उम्र में गुब्बारे बेच करके काम चला रहे हैं। तो जो चाइल्डहुड है वो एक सामाजिक संरचना बन जाती है। फिर इस केस में एज को छोड़ दें अगर, ठीक। When a child's capability in any particular area of development is low, यानी जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम होती है, तो यानी उसकी जो कैपेबिलिटी है, एक बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, a child's capability in any particular area of development is low, जब कम है तब क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए। पहला ऑप्शन कहता है डज नॉट इन्फ्लुएंस हर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी ओवरऑल जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा उस चीज पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इस बात का। या फिर सेकेंड है डज नॉट मीन डिले इन एनी एरिया ऑफ डेवलपमेंट, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एरिया में कोई भी डिले होगा यदि एक एरिया अफेक्टेड है। या फिर हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। या फिर हैज नो इफेक्ट ऑन दी चाइल्ड, बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बात का। बताओ एक बार सोच समझ के आंसर करो, दीजिए जवाब, फटाफट से आंसर करो। हाँ, तो 10th जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि व्हेन अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो, यदि किसी एक डेवलपमेंटल एरिया में बच्चा प्रभावित है, मान लो शारीरिक रूप से उसको दिक्कत है, लो है जो एबिलिटी है, तो इसका इंपैक्ट सभी एरियाज पे पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि विकास के जितने भी एरियाज हैं, जो 3 से 4 डोमेन महत्वपूर्ण है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये सब आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या है? इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित हैं। इतनी बात तो हमें सभी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताओ एक बार, ये कमेंट क्यों रुक रहे हैं बीच बीच में? फटाफट से आंसर करो, इतनी बात क्लियर हो पा रही है या नहीं हो पा रही? अरे बिल्कुल मिलेंगे भाई, फोटो भी खींचेंगे। देखो एक बार, संडे को मिल ही रहे हैं हम। हाँ, तो एक एरिया बाकी सभी एरियाज को इंपैक्ट करता है। फिर है द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, जो सिर से शिरोदबदोन्मुखी दिशा का सिद्धांत जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है, डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करेगा, डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करेगा ये पूछा है। देखो एक बार, संडे में करियरविल टावर, जीटीबी नगर, गेट नंबर मेट्रो स्टेशन 2 के पास 11 बजे मिलेंगे हम लोग। देखो, द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। भाई सेफेलोकॉर्डल में हेड टू टो की बात होती है, रूरल टू अर्बन एरिया की कोई बात नहीं है, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर में होता है, ऐसा डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड भी नहीं है ना, कि कभी वो हाथ यूज कर पाए फिर पूरी बॉडी यूज कर पाए, वो होता है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, ठीक। तो हेड टू टो यानी सर से पैर जाएगा सेफेलोकॉर्डल, मतलब शिरोदपदोन्मुखी, सर से पैर, हेड टू टो। पहले बच्चा अपने सर को संभालना सीखता है, फिर ये बीच वाले पोर्शन को, फिर धड़ को यानी नीचे पैरों को, अपने विकास की जो दिशा है। दूसरी प्रॉक्सिमोडिस्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, यानी कि बात हो रही है कि इनमें से कौन सी एक चीज जो है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, रोल्स एंड बिहेवियर्स के बारे में, जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं किसी एक ग्रुप में। भाई किसी एक ग्रुप में कौन सी चीजें, जो समाज में या किसी भी ग्रुप में कौन सी चीज जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, कौन सी चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इस बारे में बात हो रही है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे को कैसे पता लगेगा कि किसी जगह पे अगर वो गया है तो कौन से काम करने के, कौन से नहीं, किसके थ्रू वो जान पाएगा। तो आपको पता है कि बच्चा, ये प्री स्कूल पीरियड है, प्ले वे पीरियड है, अभी बहुत ज्यादा उसका स्कूल से नहीं है ताल्लुक, अभी ज्यादा उसका ताल्लुक है अपने फैमिली से, अपने बहन भाइयों से, तो पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स का। अगर यही अर्ली चाइल्डहुड दिया होता तो आप कह देते टीचर्स एंड पीयर्स का ज्यादा प्रभाव होता 6 से 12 वर्ष में। कमेंट सभी के पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछते रहना बीच बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी, इनमें से कौन सा एक एज ग्रुप जो है वो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी के साथ जाएगा, बताइए एक बार। 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 या फिर 11 से 18, बताइए एक बार। भाई बात हो रही है इनमें से कौन सा एक एज ग्रुप लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी के अंडर आता है,
तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता है 6 से 12 एक आध साल ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 6 से 11 यानी सी ऑप्शन ही यहां सही बनेगा। आगे बढ़ेंगे 14th क्वेश्चन पे। आर्जव सेज दैट a language development is influenced by one's innate predisposition while Sonali feels that it is because of the environment। यानी आर्जव एक बच्चा है जो कहता है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है यानी भाषा का विकास है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है यानी प्रभावित होता है किसके द्वारा, इनेट डिस्पोजिशन यानी आंतरिक क्षमता के द्वारा। कल कोई पूछ भी रहा था ना इस तरह का क्वेश्चन, तो आंतरिक क्षमता से ज्यादा प्रभावित होता है भाषा विकास, ऐसा कहता है आर्जव एक बच्चा। वहीं दूसरी एक बच्ची है जिसका नाम है सोनाली। सोनाली क्या कहती है? सोनाली कह रही है कि भाषा का जो विकास है वो एनवायरमेंट के कारण होता है। ये जो डिस्कशन दोनों के बीच में चल रहा है, आर्जव और सोनाली के बीच जो ये बहस या ये चर्चा चल रही है, ये किस विषय में है? ये चर्चा जो है कि जो भाषा विकास है वो परिवेश से प्रभावित होता है, वहीं जो आर्जव है वो कह रहा है नहीं नैसर्गिक होता है यानी आपकी हेरिडिटी से प्रभावित होता है। इस बहस को, इस चर्चा को आप किस तरीके की चर्चा कहेंगे, ये पूछा है। फटाफट से आंसर कीजिए। एक्चुअली एसी लग गया, रिमोट पता नहीं कहाँ है, तो जा जाके बंद करना पड़ता है। देखो एक बार दीजिए जवाब। भाई सबको पता है इसको नेचर एंड नर्चर डिबेट कहते हैं, कल ही हमने इसको समझा था। नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी, नेचर का मतलब है हेरिडिटी और नर्चर का मतलब है एनवायरमेंट। नर्चर का मतलब है एनवायरमेंट, ठीक है बात। नेचर एंड नर्चर, नेचर इज हेरिडिटी एंड नर्चर इज एनवायरमेंट, ठीक। आगे बढ़ेंगे। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज, यहां एक स्पेस आना चाहिए था। इन्फेंसी यानी शैशव काल की अवधि क्या है, ये सब हमने की हुई है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो शैशव काल की अवधि जो है वो जन्म से 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है या 2 से 3 वर्ष है। दीजिए जवाब फटाफट से, आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ, बताइए। जन्म से 2 वर्ष तक, ज्यादातर जो स्टेजेस हैं वो यही कहती हैं कि जन्म से 2 वर्ष है, जो इन्फेंसी पीरियड है वो जन्म से 2 वर्ष तक रहेगा। ये बात बिल्कुल सभी को क्लियर होनी चाहिए। कोई समस्या किसी को हो इस बात को समझने में तो मुझे बता दो एक बार। भाई किसी को भी अगर कोई समस्या आ रही हो इस बात को समझने में तो बता दो। 16th क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। बताइए विकास जो है वो किस से किस दिशा की तरफ चलता है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल या सिंपल टू इजी। देखो एक बार फटाफट से बताओ। बताओ 16th का आंसर दो। लेट क्यों आ रहे हैं आप लोगों के आंसर्स? देखो एक बार दो, 16th का आंसर दो। जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, या इसको ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर भी कह देते हैं कई बार। ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस में क्या है, बड़ी मसल का इस्तेमाल, और फाइन में सूक्ष्म एक्टिविटीज आ जाएंगी आपकी, ठीक। जनरल टू स्पेसिफिक, बच्चा पहले पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे हाथों का, उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज करना सीखता है। 17th क्वेश्चन है, इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रेदर देन डैश। जो मिडल चाइल्डहुड है आप इसको 8 से 10 वर्ष मान लो, है ना, 7 से 10 मान लो। तो इस स्टेज में अगर हम बात करें तो जो स्पीच है, जो भाषा है बच्चे की, वो कैसी होगी? मैंने आपको बताया था बच्चा सेल्फ सेंटर्ड कब होता है, याद करो एक बार। जब मिडिल चाइल्डहुड का मतलब है आप लेटर चाइल्डहुड की तरफ बढ़ रहे हो आप, मतलब ये एक ऐसी अवस्था है जहां बच्चे की जो भाषा है वो ज्यादा सोशलाइज्ड होगी बजाय कि ईगोसेंट्रिक होने के, यानी सामाजिक वाक ज्यादा करेगा, क्योंकि समाज में गैंग एज है ना ये। एक तरीके से 8 से 10 का जो पीरियड है, मिडिल चाइल्डहुड हुआ, लेटर चाइल्डहुड हुआ, देखा जाए तो बच्चा स्कूल जाने लगता है और एक साथ खेलना शुरू कर देता है। केवीएस के लिए अपने वाली जो बुक है वो ले सकते हो, 4000 की प्रैक्टिस सेट, मतलब 4000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। देखो सोशलाइज्ड और ईगोसेंट्रिक, सामाजिकृत होती है बजाय कि अहम केंद्रित होने के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है किसका? चाइल्ड डेवलपमेंट का, यानी विकास का एक सिद्धांत नहीं है, नॉट पूछा है। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, हाँ ये बात तो है, सीक्वेंस फॉलो करता है डेवलपमेंट। फिर है ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, यानी विकास के सारे पहलू महत्वपूर्ण है, ये बात भी सही है।
ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी जो विकास है वो रिजल्ट है किसका, इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। हाँ कह सकते हैं हम। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, ये प्रॉब्लम है कि सारा जो विकास के सभी पक्ष हैं वो इक्वल रेट पे नहीं चल सकते, रेट तो डिफरेंट होगा। कल ही हमने समझा था रेट में क्या है, अंतर पाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक साथ ही आपके हाथ भी उतने ही लंबे बढ़ जाएं, और मतलब रेट डिफरेंट हो सकता है। इवन बॉडी पार्ट्स में भी रेट का अंतर पाया जा सकता है। ठीक है बात, एक साथ तो एक दिन में आप 6 फीट के नहीं हो जाते ना। व्हाट इज, किसी स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट तेजी से होता है, किसी स्टेज में दूसरा फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से होता है, डिपेंड करता है। देखिए एक बार, व्हाट इज मेंट बाय नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी, नेचर और नर्चर कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है ये पूछा है। व्हाट इज मेंट बाय नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी, बताइए फटाफट से बताइए। द एनवायरमेंट अराउंड अस, बायोलॉजिकल गिवंस और द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, या फिर टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। आंसर कीजिए फटाफट से, दीजिए जवाब दीजिए जवाब। देखिए एक बार, इंग्लिश में भी जल्दी आ जाएगी बुक। नेचर एंड नर्चर की यदि हम बात करें तो इसका सिंपल मतलब है बायोलॉजिकल गिवंस और हेरिडिटी, तो सेम ही बात हो गई ना। तो ये तो दूसरी भाषा में एक ही बात कर दी, बायोलॉजिकल गिवन और हेरिडिटी में अंतर थोड़ी है, ये तो एक ही बात है, तो इसलिए गलत हो गया। टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये सिर्फ हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। एनवायरमेंट सिर्फ एनवायरमेंट है, दोनों ही जरूरी है, यानी कॉम्प्लेक्स फोर्सेज ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, यानी कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल शक्तियां हैं किसकी, भौतिक और सामाजिक। भौतिक से यहां मतलब है क्या, हेरिडिटी से, आपके फिजिकल एस्पेक्ट से। ठीक, नेचर नर्चर डिबेट का सिंपल मतलब है, कल ही हमने लास्ट में डिस्कस किया था, नेचर का मतलब है हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी नर्चर। तो नेचर नर्चर डिबेट दोनों को कह सकते हैं। एनवायरमेंट और हेरिडिटी के ऊपर के कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए एक बार, इनिशियली अ बेबी ग्रास्प द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हिज होल पाम, यानी शुरुआत में जो बच्चा है वो अपनी पूरी हथेली का इस्तेमाल करता है। कोई चीज दोगे वो पूरा ऐसे पकड़ना चाहेगा, बल्कि दोनों हाथों से पकड़ना चाहेगा। ठीक है, तो शुरुआत में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करेगा वस्तु को उठाने के लिए। ग्रेजुअली एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूज, जैसे जैसे धीरे धीरे जो वृद्धि और विकास है वो आगे बढ़ते हैं, तो बच्चा जो है वो अपनी फिंगर और थंब का इस्तेमाल करने लगता है। अब उसको किसी भी वस्तु को उठाने के लिए पूरा ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उंगलियों से ऐसे पकड़ लेगा वो। ठीक, तो स्पेसिफिक एक्शन करने लगेगा। ठीक, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार देख लेती हूं। हाँ, बताओ साक्षी क्या कह रहे हो। हाँ, 20th क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मैंने गलत पढ़ दिया है, वो एक बार देख लेंगे उसको। पहले ये वाला क्वेश्चन बता दो, 19th क्वेश्चन ना, सिंपल है, जनरल टू स्पेसिफिक जा रही है उसकी जो एक्टिविटीज हैं, या दूसरी भाषा में कहें प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रोग्रेशन है, सेंटर से बाहर की तरफ। सेंटर क्या है, पूरा हाथ, बाहर क्या है, फिंगर। ठीक, सेंटर टू आउटवर्ड। 19th में एक बार फिर से बता देती हूँ, व्हाट इज मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, ये मैंने गलत पढ़ लिया था, नेचर की बात हुई है सिर्फ और सिर्फ नेचर की, यानी हेरिडिटी की बात हो रही है। ये मैंने इसको दोनों को समझ लिया था, तो फिर ऑब्वियसली चारों में से एक ऑप्शन तो बिठाना ही पड़ेगा आपको, फिजिकल को फिर आप मैंने उससे जोड़ दिया। देखो, नेचर पूछा है तो हम सिंपल कहेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहां है, बायोलॉजिकल गिवंस और दी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, एक ही बात है, हेरिडिटी की बात हो रही है। नेचर का मतलब यहां हेरिडिटी से है, आपकी आनुवंशिकता से है, तो इसका ऑप्शन जो है वो 2 सही होगा, ना कि 3। ठीक कर लीजिएगा इसको, 2 सही होगा, 4th नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड डोमेन्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल को ना एक साथ जोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है, ये कहेंगे सिर्फ 3 ब्रॉड डोमेन्स हैं, जैसे मैंने आपको 4 बताए हुए हैं, पीसीएसई, तो इनको बेसिकली कहा 3 ही जाता है। क्यों, क्योंकि जो सोशल और इमोशनल है ये आपस में एक ही साथ चलते हैं, तो इसलिए कई बार आपको 3 भी लिखे हुए मिल सकते हैं एक जगह पे। ठीक, क्लियर हो गई बात।
देखो, डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड डोमेन्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल. सो फार एज डेवलपमेंटल प्रोसेस इज कंसर्न दीज डोमेन्स, यानी अगर हम बात करें तो बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है. विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ये बात कही जा रही है. डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड है और होलिस्टिक फैशन में होता है, संपूर्ण रूप में. या फिर डेवलप पार्शियली, जो बच्चा है वो पार्शियली डेवलप होता है, या रैंडमली, मतलब कहीं से भी कभी भी, ऐसा नहीं है. डेवलपमेंट क्या है? एक सीक्वेंशियल, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है. ये जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट है, ये आपस में चारों के चारों जुड़े हुए हैं. तो डेवलपमेंट, जो बच्चा है, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फैशन में होता है, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित होता है. ठीक है. नेहा 19th बता तो दिया, उसमें ना नेचर नर्चर दोनों के बारे में बात नहीं हुई थी. उसमें सिर्फ ये कहा है कि नेचर का क्या मतलब है. नेचर नर्चर डिबेट में नेचर नर्चर दोनों के बारे में पूछेगा तो आप कहेंगे भाई इसमें हेरिडिटी भी है और एनवायरमेंट भी है, लेकिन यहां सिर्फ पूछा है नेचर के बारे में. नेचर का सिंपल मतलब है हेरिडिटी, और हेरिडिटी से मतलब यहां पे बायोलॉजिकल गिवंस और दी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है. वो पढ़ने में मुझे कंफ्यूजन हो गई थी पहले, इसलिए आपको दिक्कत हुई होगी. ठीक है, होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी. अभी ये बात क्लियर है. ये बात भी क्लियर है हमें कि जो डिवाइड किए गए हैं डोमेन्स, 3 ब्रॉड डोमेन्स बनाए गए हैं, चाहे वो फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल हैं, वो इंटीग्रेटेड मैनर, मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं, एकीकृत रूप से सब मिलके साथ में डेवलप होते हैं. एक होलिस्टिक रूप में पूरा बच्चे की पूरी बॉडी डेवलप होती है, सभी एस्पेक्ट डेवलप होते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 देखो. अ चाइल्ड हु इज हाई और लो इन अ कैरेक्टरिस्टिक सच एज वर्बल एबिलिटी. एक बच्चा है जिसके अंदर कोई क्षमता ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल बोलने की क्षमता अच्छी है उसके अंदर, विल रिमेन सो एट लेटर एजेस, मतलब वो आगे भी ऐसा ही रहेगा. अगर उसके अंदर कम क्षमता है तो कम रहेगी, ज्यादा है तो ज्यादा रहेगी. ये जो स्टेटमेंट है, ये किस चीज के ऊपर स्ट्रेस देगा? किस चीज के ऊपर स्ट्रेस देगा? मतलब ये वैसे तो प्रिडिक्टेबिलिटी हो गई, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी था, मतलब अनुमान लगा सकते हो आप कि आज जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी. इसका ये किस बेसिस पर कहा जा रहा है, ये बताइए. ये किस बेसिस पर कही जा रही है बात? क्वेश्चन नंबर 22 को देख के बताओ एक बार, ये बात किस बेसिस पे कही जा रही है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के, अर्ली एक्सपीरियंसेस के, एनवायरमेंट के, बताइए एक बार. बट बताइए फटाफट से. आंसर कीजिए. कमेंट कैसे रुके हुए हैं? 22 का 1 कह रहे हैं कई लोग. यार अर्ली एक्सपीरियंसेस की तो बात ही नहीं हो रही. बात हो रही है अ चाइल्ड हु इज हाई और लो इन अ कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी विशेषता में अगर वो ज्यादा अच्छा है या बेकार है, विल रिमेन सो, वो वैसे ही रहेगा आगे स्टेजेस में भी. दिस स्टेटमेंट स्ट्रेस अपॉन व्हाट, किस चीज पे ये जोर देता है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों होना चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? दोनों आज की डेट में भी तो दोनों के बेसिस पे ही होगा ना. आइडेंटिकल ट्विंस हैव, यानी समरूप जुड़वा जो हैं, वो क्या मतलब किस चीज पे जोर देते हैं समरूप जुड़वा, ये बताइए. आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस को हमने पढ़ा था. आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस को पढ़ा था. आइडेंटिकल ट्विंस हैव क्या? डेवलप्ड आउट ऑफ 2 ओवा, नहीं सिंगल ओवम. सिंगल ओवम से जन्म लेते हैं, सिंगल ओवम. फिर है नो आइडेंटिकल हेरिडिटी, नहीं ऐसा नहीं है. आइडेंटिकल होती है, बहुत हद तक सिमिलर होती है, 75% तक. कॉमन हेरिडिटी, ये बात सही है, और कई बार ये 90 तक भी चली जाती है, 90% तक भी. ठीक है बात. यूजुअली नो रिजेम्बलेंस टू ईच अदर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कॉमन हेरिडिटी होती है, रिजेम्बलेंस होता है, चाहे दोनों भाई हैं तो भाई होंगे, बहनें हैं तो बहनें होंगी, एक जैसे दिखेंगे. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. कॉमन का मतलब ये नहीं एग्जैक्ट सेम, बट हाँ बहुत हद तक सेम.
मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर टिपिकल लिंक्ड टू। जो मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी है वो टिपिकली किस चीज से लिंक्ड है, बताइए एक बार, फटाफट से बताओ। जो मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है वो टिपिकली किस चीज से लिंक्ड है, तो जेंडर से लिंक्ड है। ये जो रोल्स हमने बनाए हुए हैं मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के, ये जेंडर से रिलेटेड हैं, सेक्स बायोलॉजिकल होता है। तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग डेवलपमेंट अ मेजर प्री रिक्वेस्ट फॉर लर्निंग इज, यानी विकास के दौरान सीखने की पहली शर्त या रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, बताइए फटाफट से, जल्दी आंसर करो, फटाफट से बताओ। मैचुरेशन, बिल्कुल आंसर क्या होगा, मैचुरेशन। ड्यूरिंग डेवलपमेंट अ मेजर प्री रिक्वेस्ट फॉर लर्निंग इज मैचुरेशन, परिपक्वता। विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त क्या है, परिपक्वता है, ठीक, मैचुरेशन। अगर मैच्योर नहीं है बच्चे को, आप सिखा नहीं सकते उसको, इसलिए यहां पे मैच्योरिटी आया है। भाई किसी बच्चे के अंदर क्षमता ही नहीं है कि वो खड़ा हो पाए, आप कैसे चलना सिखा देंगे। तो मैच्योरेशन यानी परिपक्वता इंपॉर्टेंट है, जो स्टेज के अकॉर्डिंग आएगी, जो ट्रेनिंग से नहीं आएगी, जो नेचुरली आएगी आपकी हेरिडिटी के कारण। फिर है बेबीज लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन डे एंड नाइट बाय द एज ऑफ। जो बच्चे हैं वो दिन और रात के बीच में अंतर करना सीख जाते हैं किस उम्र तक आते आते, ये पूछा है। जो बच्चे हैं वो डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं किस उम्र तक आते आते, ये पूछा है, दिन और रात के बीच में। बताइए 26 का आंसर, 26 का आंसर बताइए फटाफट से। 1 साल लग जाएगा? नहीं यार, बताओ, 3 मंथ्स। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन इन एडोलेसेंस, मतलब सबसे कम चांसेस हैं कि ये डिप्रेशन का साइन है, इसमें किशोरावस्था में, बताइए फटाफट। किशोरावस्था में निम्न में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना है? चेंजिंग फ्रेंड ग्रुप्स, ये डिप्रेशन का कारण नहीं हो सकता, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मित्र समूहों को बदलना जो है वो डिप्रेशन का कारण नहीं है। ये तो नॉर्मल बात है भाई, आज यहां नहीं बनी कल दूसरी जगह बन जाएगी, ग्रुप बदलते रहते हैं, लड़ाइयां भी होती रहती हैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन विथड्रॉल, दोस्तों से ही अलग रहने लग जाए, क्लासेस को छोड़ना बंद, बिल्कुल स्कूल आना बंद, एकदम से मार्क्स ऐसे जा रहे थे ऐसे चले गए, तो डिप्रेशन का कारण मान सकते हैं कि कोई ना कोई कुछ मानसिक समस्या हो रही होगी बच्चे को। लेकिन मित्र समूह बदलना तो नॉर्मल है। लोग, आप जीवन में पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं और कितने लोग आपके जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ठीक, इसको बिल्कुल नॉर्मल लेना चाहिए और हम कह सकते हैं ये नॉर्मल बात है। भाई जहां आज आपके विचार आज मिल रहे हैं आप रहेंगे, जहां नहीं मिलेंगे कल तो आप नहीं रहेंगे, सिंपल है। Which of the following theorists believed in the role of biological maturation in the development and learning process? Biological maturation का मतलब आप समझ रहे हैं, जैविक परिपक्वता की यदि हम बात करें तो लर्निंग में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस किसने दी है, बताओ एक बार, फटाफट से बताओ। हाँ मोनिका ध्यान रखो, कोई बात नहीं, अगर तबीयत सही नहीं बाद में देख लेना रिकॉर्डेड। बताओ एक बार। प्याजे कहते हैं ऐसा, ये बेसिक चीजें जो आपको सीटेट के टाइम से ही पता होनी चाहिए। भाई प्याजे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बायोलॉजी को महत्व देते हैं, वो कहते हैं आपकी मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है, आपकी हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पे उन्होंने काम किया है, लर्निंग के लिए बच्चे की हेरिडिटी को महत्व दिया है प्याजे ने। रीजनिंग इज स्टडीड अंडर, यानी जो तर्क है वो किसके अंदर तर्क का अध्ययन किया जाएगा, रीजनिंग इज स्टडीड अंडर व्हाट, बताइए एक बार, रीजनिंग को किस चीज के अंडर स्टडी किया जाएगा? रीजनिंग इज स्टडीड अंडर पर्सनैलिटी, जी नहीं,
हमने डिस्कस किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपका तर्क हो यानी रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी थिंकिंग हो, चाहे वो आपकी थिंकिंग हो, चाहे वो आपकी मेमोरी हो, चाहे वो आपका परसेप्शन हो, ये सब चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं किससे? कॉग्निटिव यानी संज्ञान से। चाहे वो आपकी लैंग्वेज हो, ये सब चीजें आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। बेसिक सी बात है बिल्कुल। ठीक है शांति? वंदना कह रही है 28 का 4, 28 तो चला गया। चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू दी डैश एंड डैश चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग्स बिटवीन बर्थ एंड द एंड ऑफ एडोलेसेंस। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर करता है कैसे और कैसे और कैसे चेंजेस को जो एक व्यक्ति में, जो ह्यूमन बीइंग में जन्म से और एडोलेसेंस के अंत तक होते हैं। भाई एडोलेसेंस तक तो आप फुल्ली डेवलप हो जाएंगे ना अडल्टहुड तक जाते जाते। तो बताओ एक बार, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, कोई कह रहा 30 का ए, कोई कह रहा 30 का बी, क्वालिटेटिव और एम्पेरिकल, ये तो एकदम बन नहीं रही है बात। ठीक, एम्पेरिकल होते हैं अनुभव वाले। ठीक, तो चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू दी, एक तो बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे ही आएंगे, भाई बायोलॉजिकल हेरिडिटी से तो चेंजेस हो ही रहे हैं। साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल मान लो, यहाँ इमोशनल। ठीक, बाकी स्टेजेस बन नहीं रही है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही नहीं बन रहे। तो 30 का सिर्फ ए ही ऑप्शन सही बनेगा यहाँ, हम ये कह सकते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। द करंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड अज्यूम्स दैट, जो करंट व्यू है चाइल्डहुड का, वो ये मान के चलता है कि जो बच्चे हैं वो सिमिलर हैं अडल्ट्स के जैसे ही, या चिल्ड्रन आर बेस्ट ट्रीटेड एज यंग अडल्ट्स, यानी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या चाइल्डहुड इज बेसिकली अ वेटिंग पीरियड, या फिर चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए भाई। आजकल अगर हम बात करें किसकी करंट व्यू की, किसके चाइल्डहुड के करंट व्यू की, तो ये अज्यूम करता है कि चाइल्डहुड एक यूनिक पीरियड है, एक अपने आप में एक अनूठी अवस्था है, किसकी? बच्चे की वृद्धि और विकास की, उसमें परिवर्तन के लिए, उसमें चेंज के लिए एक बहुत ही यूनिक पीरियड है चाइल्डहुड। ऐसा आज की डेट में हम मानते हैं। सिर्फ ये नहीं मानते कि बच्चे बड़ों के जैसे ही होते हैं, उनको छोटे बच्चों की तरह या बड़ों की तरह ही ट्रीट करें, वेटिंग पीरियड है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर है हु स्ट्राइव्स टू आंसर सच क्वेश्चंस एज वेल एज टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर्स दैट अकर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, जो परिवर्तन आपके जीवन पर्यंत होते हैं, मतलब जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने, समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों के जवाब कौन देता है? बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए, दीजिए जवाब। Who strives to answer such questions as well as to understand, explain and predict behaviors that occur throughout the lifespan. पूरे जीवन भर जो परिवर्तन होते हैं उनको कौन एक्सप्लेन करेगा? तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि एरिक्सन है। ठीक, इसमें एरिक्सन भी आ जाएंगे, इसमें आपके ये फ्रॉइड भी आ जाएंगे, मतलब जो डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो जीवन पर्यंत डेवलपमेंट कैसे होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है ऐसे लोगों को। What is the primary change that occurs during puberty? प्यूबर्टी के दौरान होने वाले प्रमुख परिवर्तनों के बारे में पूछा है। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, सोशल मैच्योरिटी, कॉग्निटिव मैच्योरिटी या सेक्सुअल मैच्योरिटी? बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। आंसर कीजिए। ए यानी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी नहीं, मैच्योरिटी तो होती नहीं, साइकोलॉजिकली तो बहुत तूफान की अवस्था है। व्हाट इज द प्राइमरी चेंज? मुख्य जो प्राइमरी प्रमुख चेंज है वो है सेक्सुअल मैच्योरिटी। बच्चा बच्चा नहीं है बेसिकली, अब एक रिप्रोडक्टिव बीइंग बन गया, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो उसका प्रॉपर हो गया, सेक्सुअल मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी एडोलेसेंस में। ठीक, इसलिए इसको प्यूबर्टी भी कह रहे थे। एट व्हाट एज डज द न्यू बॉर्न रिकॉग्नाइजेस द मदर्स वॉइस? मां की जो आवाज है वो किस उम्र में बच्चा पहचानने लगेगा? बताओ एक बार, किस उम्र में नवजात शिशु मां की आवाज को पहचानता है? बताइए।
दीजिए जवाब। एट वॉट एज डज द न्यू बॉर्न रिकॉग्नाइज मदर्स वॉइस? तो बर्थ से हम कह सकते हैं कि वो रिकॉग्नाइज करता है, इवन मतलब जन्म के पहले से ही उसको कुछ इंट्यूशन होती है माँ की आवाज को लेकर के। इसका आंसर ये 1 महीना भी हो सकता है और इसका आंसर 3 महीने भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली पहचानना 3 महीने, लेकिन पहचान कब से सकता है? तो जन्म से, क्योंकि उसको वो डिफरेंस पता होता है कि वो उसने सुना है या फील किया है। ये आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो हम बर्थ के साथ जा रहे हैं यहाँ पे। अगर ये ऑफिशियल एग्जामिनेशन में आता है तो हो सकता है 3 महीने भी आंसर दे दे, ठीक है। तो हम 1 के साथ जाएंगे क्योंकि जन्म से ही वो रिकॉग्नाइज करने की क्षमता रखता है। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स दी, यानी शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या बाहर की तरफ अंगांगों जिसको कहा जा रहा है, जो विकास है, ये जो सिद्धांत है विकास का, वो किस चीज को दर्शाता है? यानी द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स दी, किस चीज को डिनोट करेगा? सेंट्रल पार्ट से बॉडी के पेरिफेरीज यानी एक्सट्रीमिटीज जो बाहरी हिस्से हैं, सेंट्रल पार्ट से बाहरी हिस्सों की तरफ डेवलपमेंट जाना क्या है भाई? प्रॉक्सिमो डिस्टल है, सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सेफेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो, ये है सेंटर से बाहर की ओर जाना, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल हो गया। प्रॉक्सिमो डिस्टल को हम हिंदी में कह देंगे मध्य बाह्य विकास। फिर है प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर दी फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। जो प्ले है, जो खेल है, उसका महत्व है बच्चों के विकास में। किस रीजन की वजह से? अगर हम किस रीजन को छोड़ दें, या कौन सा एक रीजन नहीं है बच्चों के विकास में प्ले की इंपॉर्टेंस के बारे में? देखिए एक बार, प्ले की इंपॉर्टेंस के बारे में बच्चों के विकास में कौन सा एक कथन सही नहीं कहलाएगा, ये पूछा है हमसे। फटाफट से बताओ। नेटवर्क की दिक्कत आ रही है क्या? साक्षी यहां पे पता नहीं लगता। हाँ अच्छा सीमा जी, कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड भाई। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। सिर्फ टाइम बिताने का ये एक तरीका नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम। ऐसा नहीं है, जब बच्चे खेलने जाते हैं उनके सेंसेस भी बेहतर होते हैं, उनके मास्टरी आती है, अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीखते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी गेम खेल रहे हैं। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम। उनको नई स्किल्स आती हैं, कोऑपरेट करने की, लीडरशिप की, ये सारी चीजें आती हैं और उसको वो यूज कर सकते हैं। इसका मतलब, खेलने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ टाइम पास का एक तरीका है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। यानी जो विकास की गति है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। बताइए फटाफट से बताओ। आंसर कीजिए। आ सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। भाई रेट में अंतर हो सकता है, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस तो है ना। इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड से लेटर चाइल्डहुड में जाएगा, लेटर चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जाएगा। इसमें अंतर पाया जा सकता है, लेकिन स्टेजेस तो यही रहेंगी, ऑर्डर तो यही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, यानी विकास के बारे में कौन सही है, या विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है वो विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। या फिर डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, यानी एकल आयामी है, सिर्फ एक ही आयाम है डेवलपमेंट का। या फिर डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, यानी विकास पृथक होता है। या डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ, यानी विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त भी हो जाता है। बताइए एक बार, फटाफट से बताओ। देखिए एक बार, बिल्कुल फर्स्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक जो परिपेक्ष है, जिस समाज जिस संस्कृति में बच्चा रहता है, वो बच्चे के विकास पे बहुत बड़ा असर डालता है, उसको प्रभावित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम को, कि बच्चों पे फोकस है,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है इस टॉपिक को लेकर के, बट आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे को कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है यदि उसको आपको बेहतर तरीके से डेवलप कराना है तो। बताइए, सॉरी, ओ गॉड, बताओ, आंसर करो। अ क्लास इन विच द टेक्स्ट बुक इज द ओनली रिसोर्स द टीचर रेफर्स टू, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही ओनली रिसोर्स होगा, ये तो बात गलत हो जाएगी। अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप, हाँ ये बात भी सही है कि ग्रुप में बच्चे सीख रहे हैं और जहां जरूरत पड़ रही है वहां टीचर अवेलेबल है। अ क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्न्ड बाय द रिवॉर्ड और पनिशमेंट, बिल्कुल नहीं, टीचर डिक्टेटर नहीं है, यही सबसे बेहतर है जहां टीचर सबके पास जाए और उनकी प्रॉब्लम को पूछे, तो यानी बच्चे को केंद्र में रखा गया है क्लास के अंदर। Which of the following is a sensitive period pertaining to language development, यानी भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल या फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, या मैं इसको लिख सकती हूं क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। संवेदनशील, क्रिटिकल, फास्टेस्ट, बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से दीजिए जवाब। वाटिका सेकंड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हैं। 2 से 6 वर्ष की जो उम्र है ये बिल्कुल बेस्ट पीरियड है अगर हम बात करें इसकी भाषा विकास के लिए। भाषा विकास भी और शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से होता है अर्ली चाइल्डहुड में। फिर है एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एंड एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पज एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट ईजी। ये बात भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी जब हम क्या पढ़ रहे थे, याद कीजिए कि कोई भी नाराज हो सकता है, कितना भी नाराज हो सकता है, बट किस समय किसके अनुसार या कहां तक नाराज होना ये आपके डेवलपमेंट के एक प्रकार से जुड़ी हुई है। कौन सा प्रकार है वो डेवलपमेंट का, तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, इमोशनल डेवलपमेंट के टाइप से जुड़ी हुई है कि आप अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल रख पा रहे हैं। जहां जरूरत, हर कोई नाराज हो सकता है, ये एरिस्टोटल अरस्तु का कथन है, बट कहां कितनी मात्रा में किस पर्पस के लिए कितना किससे नाराज होना है, ये इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट कितना अच्छा हो चुका है, आपके इमोशंस पे कंट्रोल कितना है, आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर कितने हैं, ये सारी चीजें। आगे बढ़ेंगे। चिल्ड्रन आर यानी बच्चे, चिल्ड्रन आर क्यूरियस बीइंग्स हु यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम, या फिर children are adult like in their thinking and there is a quantitative increase in their thinking as they grow up, या फिर like empathy empty vessels यानी खाली बर्तन है। ये खाली बर्तन सिर्फ जब तक जॉन लॉक ना पूछे तब तक आप खाली बर्तन नहीं कहते, जब तक जॉन लॉक ना पूछे तब तक आप खाली बर्तन नहीं कहते। पैसिव बीइंग्स हु कैन प्रोड्यूस, पैसिव तो बच्चा हो ही नहीं सकता, एक्टिव है बच्चा, तो आंसर क्या बचा, आंसर सिर्फ आपके पास एक ही बचा है, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव इंक्रीज भी होता है, इसलिए जो आंसर है वो ये ऑप्शन है कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, वो एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं वर्ल्ड के, यानी सक्रिय अधिगमकर्ता हैं, एक तरीके से सीखने वाले हैं, लर्नर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस एरर्स इज करेक्ट, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट बच्चों की गलतियों के बारे में सही है या सत्य है, बताइए एक बार। Which of the following statements about children's errors is correct, यानी बच्चे की गलतियों के विषय में कौन सी एक बात सही है या गलत है, ये बता दीजिए, फटाफट से आंसर करो, दीजिए जवाब। Which of the following statements about children's errors is correct, यानी बच्चे की गलतियों के बारे में कौन सी बात सही है। Children commit errors because they are careless, बच्चा केयरलेस नहीं है, वो बाय नेचर क्यूरियस है, बच्चे की गलती हम कभी ढूंढते ही नहीं है। चिल्ड्रंस एरर्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, हाँ ये बात सही है, सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है, गलती करना भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चिल्ड्रन कमिट एरर्स व्हेन द टीचर इज लीनियंट एंड डज नॉट पनिश देम फॉर मिस्टेक्स, ये कहना गलत होगा कि बच्चों को जब मिस्टेक मतलब जब उनको डंडा नहीं पड़ता तभी वो गलतियां करते हैं, या फिर चिल्ड्रंस एरर्स आर इनसिग्निफिकेंट फॉर द टीचर एंड शी शुड जस्ट स्ट्राइक आउट द मिस्टेक्स एंड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम,
ये कहना गलत है कि जो बच्चों की गलतियां हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, उनका कोई फायदा नहीं है। बच्चे की गलतियां सीखने का ही एक हिस्सा है और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप आगे उसको सही तरीके से सिखा पाए, उसको समझ में आए, गलतियां जो हैं वो रिपीट ना हो और वो गलतियां उसके सीखने में हेल्पफुल बन जाए। तो गलतियां जो हैं वो एक विंडो का काम करती हैं सीखने में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सीखने के विषय में सही नहीं है। बताइए कौन सा एक स्टेटमेंट सीखने के विषय में सही नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कितने क्वेश्चन करेंगे आज? कितने क्वेश्चन करेंगे आज? 50 कर लेते हैं, बाकी के 20 बचेंगे, वो आप एक बार ट्राई करना घर पे। कल मैं एक बार एक छोटी सी थियोरी है इकोलॉजिकल सिद्धांत की, वो डिस्कस करूंगी, इसी चैप्टर से जुड़ी हुई है, और वो 20 क्वेश्चन के फटाफट आंसर आपको मार्क करके दिखा दूंगी या बता देंगे, डिस्कशन कर लेंगे। 50 तो क्वेश्चन कर ही लेंगे आज। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, सत्य नहीं है, नॉट राइट। बताइए। ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज हैजर्ड्स, यानी विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है भाई। अर्ली चाइल्डहुड के अपने खतरे हैं, ठीक, एडोलेसेंस के अपने खतरे हैं कि वो कहीं गलत असंगति में ना पड़ जाए, किसी क्रिमिनल टेंडेंसी में ना पड़ जाए, कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग में ना पड़ जाए, और इन्फेंसी के अलग खतरे हैं, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं उसको कुछ परेशानी ना हो जाए जिससे आगे तक की उसकी समस्या बन जाए। तो हर एक फेज के अपने खतरे हैं, ये बात तो सही है, ठीक, चुनौतियां हैं। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, यानी विकास उकसाने से या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये बात सही है कि गलत है, खुद सोचिए। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, यानी विकास जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, यानी कल्चरल चेंजेस से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, यानी हर एक विकास के फेज की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, ये बात भी सही है, ठीक। लेकिन बात यहां पे ये सही नहीं है कि डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, यानी स्टिमुलेशन मतलब अगर आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, आप अच्छे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो वो तेजी से हो सकता है, ये बात गलत है। नॉट लगा दिया ना इसमें तो, और गलत भी है, ठीक, क्योंकि एड हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट एप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड, यानी इनमें से कौन सा एक टास्क जो है वो लेटर चाइल्डहुड यानी 6 से 12 वर्ष के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, 6 से 12 वर्ष के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, कौन सा एक टास्क? बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। दीजिए जवाब। नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, बाकी नोट्स जो हैं ये वाले चैप्टर का एक कंप्लीट नोट्स आज शाम तक ही मैं अपलोड कराने की पूरी कोशिश करूंगी, बस एक बार उसको प्रूफ रीड करना है, ट्रांसलेट भी हो चुके हैं। देखो, लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, जरूरी नहीं है। अचीविंग अ मस्कुलिन और फेमिनाइन सोशल रोल्स, ये फिजिकल स्किल्स सीखेगा, इस उम्र में खेलना कूदना गैंग एज है, सही है। अचीविंग अ मस्कुलिन और फेमिनाइन सोशल रोल, ये तो अभी अभी ऐसा नहीं है कि उसको महिलाओं और पुरुषों के रोल धारण कर लेने हैं, ठीक, अभी तो वो बच्चा है, तो वो एडोलेसेंस के बाद या एडोलेसेंस में वो धारण करेगा। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, ये बात भी सही है। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, जो उसके एज के बच्चे उनके साथ घुलना मिलना सीखेगा। लेकिन पुरुष और स्त्रियों की जो सामाजिक भूमिकाएं हैं वो निभाने का उसका अभी कोई दायित्व नहीं है, वो मम्मी और पापा के रोल नहीं निभाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रोल निभाने की उम्र नहीं होती, ठीक है, ये बात क्लियर है नहीं? स्वास्थ्य, इस चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह, लगभग इस चैप्टर से लगभग हर जगह इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, नोट्स बाइलिंगुअल होंगे। ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैचुरेशन इज जनरली, यानी आप यदि सामान्य परिपक्वन से पहले ही प्रशिक्षण दे रहे हैं, यानी अभी बच्चा मैच्योर नहीं हुआ, किसी नॉर्मल मैचुरेशन उसके अंदर नहीं आया, और आप उससे पहले ही उसको क्या दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इस केस में क्या हो सकता है? बताइए। दीजिए जवाब दीजिए। कोई कह रहा है मेरे कमेंट नहीं देखते आप, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, फोकस रहता है पढ़ाने पे। बताओ एक बार। देखिए एक बार, बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग, यानी बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी, लाभकारी भी हो सकती है ट्रेनिंग। मैच्योरिटी से पहले की जो ट्रेनिंग है वो लाभकारी भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है।
ये डिपेंड करता है किस पे, ट्रेनिंग के मेथड पे, किस तरीके से ट्रेन कराया जा रहा है, इस मेथड पे ही डिपेंड करेगा। भाई ट्रेनिंग के मेथड अगर खतरनाक है, बच्चे को चोट लग जाए, कुछ परेशानी हो जाए, उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग नहीं है, बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा और आप जबरदस्ती ट्रेन करा रहे हैं, तो प्रॉब्लमेटिक है। ड्यूरिंग 6, क्योंकि थोड़ी बार ट्रेनिंग हेल्प करती है। ड्यूरिंग 6 to 10 years चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन। 6 से 10 वर्ष का बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, फटाफट से बताओ। 6 से 10 वर्ष का बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, ये बताओ फटाफट से। स्कूल में, ऑब्वियसली स्कूल एज है ये 6 से 12 वर्ष की, क्या है, स्कूल एज है। लेटेंसी पीरियड कहा है जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने, और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कहा है एरिक एरिक्सन ने। आगे हम कुछ थियरीज ही करने वाले हैं। एडजस्टमेंट मींस accommodating oneself to various circumstances in order to satisfy, यानी समायोजन से तात्पर्य क्या है कि आप क्या कर पा रहे हैं, एकोमोडेट कर पा रहे हैं अपने आप को अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, अलग अलग परिस्थितियों में, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई व्हाट, क्या सेटिस्फाई करने के लिए, ऑब्वियसली नीड सेटिस्फाई करने के लिए, क्या करने के लिए, नीड सेटिस्फाई करने के लिए, आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपनी किसी भी सिचुएशन में जब एडजस्ट करते हैं तो उसको एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट कह रहे हैं हम। बिल्कुल सिम आपका कमेंट शो हो रहा है। ठीक है पॉलमी, आगे बढ़े। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट मींस एकोमोडेटिंग वन सेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टेंसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई व्हाट, ये तो हो ही गया है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कौन सा एक व्यवहार इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण नहीं होता, यानी कौन सा एक बिहेवियर है जो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी इमोशनली बच्चा डिस्टर्ब है उसकी वजह से नहीं हुआ, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से कौन सी एक प्रॉब्लम नहीं होगी। डेलिक्वेंसी, बाल अपराध, ये इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, बहुत ज्यादा गरीबी, मारधाड़ या गलत उसका बच्चे के इमोशंस पे प्रभाव पड़ा हो, बचपन में कुछ ऐसा देखा हो तो बाल अपराधी बन सकता है। बुलिंग नेचर भी, इमोशनली आप स्टेबल नहीं हैं। ट्रूएंसी यानी आप भाग जाते हैं क्लास से, ये भी क्या, इमोशनली स्टेबल नहीं है बच्चा। लेकिन ऑटिज्म जो है ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, डेवलपमेंट के साथ होने वाली एक समस्या, ये इमोशंस के कारण नहीं हो रही है। ठीक, फिर है, चलो ये भी कर लो, वैसे तो लास्ट क्वेश्चन है अब के लिए। इन दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेरिडिटी एस्टेब्लिशेस, यानी संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम, यानी हेरिडिटी क्या एस्टेब्लिश करती है, संज्ञानात्मक विकास की जहां बात हो रही हो, मतलब आपकी दिमागी क्षमताओं की बात होगी तो हेरिडिटी क्या अपनी भूमिका निभाएगी, ये पूछा है हमसे बिल्कुल ही बेसिक फॉर्म में। बताइए एक बार, कमेंट शो हो रहे हैं सिम, बताओ फटाफट से आंसर करो, जल्दी से जवाब दो। द बेसिक नेचर ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज ब्रेन, द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस, सारे के सारे भाई आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं, वो भी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है, हेरिडिटी से जुड़े हुए हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर भी, फिजिकल स्ट्रक्चर अपने आप में तो है ही, और बेसिक नेचर भी आपका ब्रेन कैसे डेवलप होगा वो भी। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, और अब हम क्या करेंगे, कल मिलेंगे 3 बजे से इसी टाइम, और ये शीट आपको मिल गई है, इसमें कुछ 20 क्वेश्चन और हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर छुट्टी करें। देखो इसमें ये शीट आपको नोट सेक्शन में मिल गई है और नोट्स भी मिल जाएंगे कल। ये 52 से लेकर के 61 हुआ, आई थिंक 70 क्वेश्चन इसमें, 74, तो ये 20 क्वेश्चन और आप इस टॉपिक से कर लीजिएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा में तो जहां से जो पढ़ना चाहो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो